हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग ने डिस्कस किया आरबीआई की क्या क्या फंक्शंस थे, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीआई operates today with its 33 regional offices, most of which are situated in state capitals and whose affairs are governed by a central board of directors। इसकी सारी अफेयर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्न करते, ठीक है। द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड बाय अपॉइंटिंग और नॉमिनेटिंग द डायरेक्टर्स, मतलब दोनों तरह के होते हैं, अपॉइंट भी किए जाते हैं और नॉमिनेट भी किए जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टर्स केवल डायरेक्टर ही होते हैं, इसीलिए इसमें लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years फॉलोइंग वे। ऑफिशियल डायरेक्टर्स कौन होते हैं? गवर्नर होता है, नॉट मोर देन फॉर 4 डिप्टी गवर्नर्स। एक गवर्नर होता है, उसके साथ 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? 10 nominated from various fields, 2 government officials. It also includes 4 directors from each of the 4 local boards of RBI. Local boards क्या होता है? Also known as sub office. They are situated at कैपिटल बताया गया ना, स्टेट कैपिटल, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। और आरबीआई की सब्सिडरीज क्या क्या होती हैं, चलिए वो भी देख लीजिए। देयर आर 4 फुली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, नेमली डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DICGS, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम BRB NMPL कहते हैं इन शॉर्ट। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, REBIT, एंड इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, जिसको हम IFTAS कहते हैं। न्यू फाइनेंशियल ईयर aimed at aligning its financial year with the government's financial year. In February 2020, the RBI decided to shift to April to March as its new financial year from 2020 to 21, from its existing financial year June to July to June। पहले इसका था जुलाई टू जून फाइनेंशियल, अब आरबीआई का फाइनेंशियल हो गया है 2021 से अप्रैल टू मार्च। थस इस प्रकार द आरबीआई विल डू अबे with nearly 8 decades of practice. It used to follow the January December, और 8 दशकों से वह ये फॉलो करती आई है क्या? जनवरी टू दिसंबर फाइनेंशियल बिफोर इट, ठीक है। वह चेंज टू जुलाई टू 1940, जब ये चेंज किया गया उससे पहले 1940 से, ठीक है। सच एज चेंज वाज रिकमेंडेड बाई जालान कमिटी, और यह चेंजेस जालान कमिटी जो कि सेटअप की गई थी आरबीआई के द्वारा ऑन द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क 2019 में, उसके द्वारा लाया गया, ठीक है। आरबीआई रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल, आरबीआई की जो अधिक कैपिटल होती है और रिजर्व, उसके बारे में है, देख लीजिए। 2019 and 20 a lot of debate was seen on the issue of reserve transfer of RBI। आरबीआई के रिजर्व ट्रांसफ़र पर बहुत सारी डिबेट हुई थी 2019 और 20 में टू द गवर्नमेंट टू लुक इनटू द इशू। क्या इशू है? एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन द इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क वाज सेट अप बाय द आरबीआई हेडेड बाय बिमल जालान in 2019, which could advise the manner in which it should share surplus capital with the government। इसको सरप्लस कैपिटल शेयर करनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ, ऐसा उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ऑन इट्स एडवाइस, और उसकी एडवाइस पर द आरबीआई ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 1.76 लाख करोड़ टू द गवर्नमेंट, और जितना अधिकता थी उस अधिक अमाउंट को, लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए को उसने गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया। एंड अफेक्टेड सेवरल चेंजेस रिलेटेड टू द इशू, और जो बहुत सारे चेंजेस थे उस पर उसने अफेक्ट किया। क्या था वो चेंजेस? गिविंग अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू कॉम्पोनेंट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल। कौन कौन से? realized equity and revaluation balances। The committee recommended that realized equity could be used for meeting all risk, losses
as they were primarily built up from retained earnings, while revaluation balances could be reckoned only as a risk buffers against market risk as they represented unrealized valuation gains and hence were not distributable. The revaluation balance of the central bank should not be distributed. The entire net income can be transferable to the government only if realized equity is above its requirement. If it is below the lower bound of the requirement, risk provisioning will be made to the extent necessary. Only the residual net income, if any, will be transferred to the government. On the issue of RBI's economic capital, the committee reviewed the status, need, and justification of various reserves, risk provisions, and risk buffers maintained by RBI and recommended their continuance. On the risk provisioning for market risk, the committee has recommended the adoption of expected shortfall (ES) methodology under stressed conditions in place of extent stressed value at a risk for measuring the RBI's market risk, on which there was growing consensus among central banks as well as commercial banks over the recent years. While central banks are seen to be adopting ES at 99% confidence level, the committee has recommended the adoption of a target ES 99.5% confidence level, keeping in view macroeconomic stability requirements. As per the report, realized equity is also required to cover credit risk and operational risk. This risk provisioning made primarily from retained earnings is cumulatively referred to as the contingent risk buffer and has been recommended to be maintained with the range of 5.5 to 6.5% from the current level of 3 to 4% of the RBI's balance sheet, comprising 4.5 to 5.5% for monetary and financial stability risk and 1% for credit and operational risk. The committee based its recommendations on the consideration of the role of central banks, financial resilience, cross-country practices, statutory provisions, and impact of RBI's public policy mandate and operating environment on its balance and sheet, the risk involved. To put in place the desired kind of monetary policy, the RBI uses a range of instruments. To put in place desired kind of monetary policy, the RBI uses a range of instruments. Monetary policy we will read further in under this book. And RBI uses a range of instruments and tools. A brief description of follow. ठीक, तो monetary policy stance. Okay, let's get started. This cash reserve ratio, most important instrument of the RBI. Okay, and most important according to the exam point of view. Banks operating in the country are under regulatory obligation to maintain reserve ratio for two kinds. दो तरीके से रिजर्व को मैनेज करती हैं. One of it being the cash reserve ratio, the other being statutory liquidity ratio. पहला CRR, दूसरा SLR. Under it all SBs यानी scheduled commercial banks operating in the country are supposed to maintain a part of their total deposits with the RBI in cash form as the cash reserve ratio. ठीक, the RBI could fix it between 3 and 15% of net demand and time liabilities NDTL of the banks.
In the wake of ongoing process of banking reforms, certain changes were affected by RBI in relation to the ratio since the late 1990. One aimed at enabling bank to lend more and cut interest rate. ज़्यादा से ज़्यादा उधार दे सकती हैं और इंटरेस्ट रेट को कम कर सकती हैं ऑन लोन्स दे ऑफर. In 1999 to 2000, the RBI start paying banks an interest income on their CRR. उनके CRR के बिहाफ पे RBI ने 1999 से 2000 तक उनको पे करना शुरू किया उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उनके CRR पर. द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज डिसकॉन्टीन्यूड बाई लेट 2000 और जो कि 2007 में बंद कर दी गई. इन द वेक ऑफ राइजिंग प्राइसेस के बढ़ने के कारण टू चेक एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. दूसरा क्या है पॉइंट? द रेशियो विच यूज टू बी जनरली on the higher side was drastically cut down to 4.5% in 2003 from a peak of 15% in 1992. A major development came in 2007 when, by an amendment in the RBI Act 1949, the government abolished the lower ceiling called floor on the CRR and gave the RBI greater flexibility in fixing this ratio. It means it is now possible for the RBI to also fix the CRR below 3%. Now, in February 2020, in a first of its kind move, the RBI allowed banks to lend to automobiles, residential housing, and micro, small, and medium enterprises विदाउट मेंटेनिंग द मैंडेटरी CRR. अब बिना CRR को मेंटेन किए हुए उनको लोन दे सकती थी, उनको एडवांसेस दे सकती थी, ठीक है. और RBI को उनको किसी तरह का कोई भी मतलब कि रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी. द मूव वाज एम्ड एट इन्हेंसिंग लेंडिंग एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही ये काम किया गया था. दीज सेक्टर्स विच हैव बीन हिट हार्ड विद स्लो डाउन इन रिसेंट टाइम, जो कि इस समय बहुत ही कम मतलब चल रहे हैं, कमी चल रही है इन सेक्टरों में, बहुत ही लोअर लेवल पे हैं अभी ये सेक्टर. सिंपली पुट द RBI अलाउड बैंक्स टू यूज़ द CRR मनी विच अदरवाइज वुड हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द बैंक्स विद द RBI. इन कंपनियों में यूज़ करो CRR अपना, सभी कंपनी बैंकों से कहा, नहीं तो फिर उनको RBI के पास जमा करना होगा अपना CRR जो है. द RBI विल लूज अ पार्ट ऑफ इट्स इनकम. The result of this exemption given to the banks, the RBI will lose a part of its income since the CRR deposits are used by the RBI in its daily business operation. तो RBI ने अपना CRR लूज किया, कम किया. In February 2025, the CRR was 4% of the NDTL of the banks, 1% change in it today. तो makes a difference around 2.32 lakh crore on the cash flow in the financial system. 1% का चेंज हुआ है CRR में RBI के जो उससे लेती थी, और 1% के चेंज से ही कितना रुपए का लॉस हुआ है फाइनेंशियल सिस्टम में? 2.32 लाख करोड़ का. समझ रहे हो? कैश फ्लो का कमी आई है 1% के बस. 2.32 लाख करोड़. स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द SLR. बैंक ऑपरेटिंग इन द कंट्री आर अंडर regulatory obligation bank operating in the country are under regulatory obligation to maintain reserve ratio of two kinds, one of it being the SLR, the other being cash reserve. Now let's talk about the SLR. Under it, all scheduled commercial banks operating in the country are supposed to maintain a part of total deposits, that is their NDTL, with themselves इन द नॉन कैश फॉर्म लिक्विड एसेट. मतलब कि अब उनको SLR में क्या होगा, अब उनको अपना सारा जो जितना डिपॉजिट्स है जो नॉन कैश फॉर्म में है
उसको अपने पास ही रखना होगा, ठीक है, मेंटेन करके। द रेशियो कुड बी फिक्स्ड बाय द आरबीआई बिटवीन 25 and 40%, और ये रेशियो फिक्स करेगी कौन? आरबीआई, जो कि 25 से 40% के बीच में होगा, वो अपने पास रख सकती हैं। इन प्रैक्टिस बैंक्स कैन नॉट इन्वेस्ट दिस फंड, बैंक इस फंड को इन्वेस्ट नहीं कर सकती इन द लिक्विड एसेट में ऑफ देयर चॉइस, अपनी मर्जी से। रेदर दे आर फोर्स्ड टू इन्वेस्ट, इसके बजाय उनको फोर्स्ड किया जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, दैट इज जी सिक्योरिटी, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी बुक में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑफ वेरियस काइंड्स, जी सिक्योरिटी बहुत से तरीके होती हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। बैंक्स अर्न इनकम ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट में बैंक इनकम भी जनरेट करेंगे। एज पर दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द जी सेक, in the wake of ongoing process of banking reform, certain changes were affected by the RBI in relation to the ratio since the late 1990. The ratio was drastically cut down to 25% in 1997 from the existing level of 32%. By an amendment made in 2007, the lower ceiling floor of 25% was removed by the government. This way, the SLR may be fixed by the RBI below 25% also. Since then, SLR have shown a falling tendency. In February 2025, the SLR was at 18% of the NDTL of the banks, with 1% change. In this ratio makes a difference of 2.3 lakh crore on the banks. 1% का चेंज हुआ SLR में भी, और इतने परसेंट का डिफरेंस आ गया फाइनेंशियल सिस्टम में, ठीक। बैंक रेट, द इंटरेस्ट rate which the RBI charges on its long term lending is known as the बैंक रेट। जो लॉन्ग टर्म लेंडिंग होती है, जो लॉन्ग टर्म में उधार दिया जाता है, लॉन्ग टर्म इन द सेंस अप बियॉन्ड द 364 डेज, 364 डेज से ऊपर, अप टू 364 डेज शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म होता है बियॉन्ड द 364 डेज, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट विच द RBI चार्जेस, और जो अपने जो देती है उसको लोन फंड वगैरह देती है बैंकों को, उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगाती है उसको कहते हैं बैंक रेट। द क्लाइंट्स हु बोरो थ्रू दिस रूट आर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब ये होते हैं RBI के क्लाइंट कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, एक्सेट्रा। इन पे जो रेट लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। द रेट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म लेंडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द कंसर्न्ड लेंडिंग बॉडीज़। अब जो लोग ये उधार लेते हैं उनकी लॉन्ग टर्म एक्टिविटी पे अफेक्ट करता है ये इंटरेस्ट रेट, इतनी जल्दी नहीं पता चलता है। ऑपरेटिंग इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, द रेट वाज रीअलाइंड विद द MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके द्वारा रीअलाइन भी किया जाता है, ठीक। It was at 6.50%. Let's talk about the repo rate. This term is most important, ठीक है, and this term have been asked many times in the examination, different types of examination. Repo rate, the rate of interest the RBI charges from its clients on their short term borrowings. अब जो उसके क्लाइंट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कोऑपरेटिव बैंक्स, या बैंक्स कुछ भी जो इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्री में है, उन पे जो चार्ज करती है, उन पे जो इंटरेस्ट रेट लगाती है शॉर्ट टर्म के लिए, जो उनको देती है उधार, देती नहीं लेती है, बोरोइंग इज द रेपो रेट, बोरोइंग उधार जो लेते हैं इससे तो कहते हैं रेपो। बेसिकली दिस इज एन एब्रीविएट फॉर्म ऑफ द रेट ऑफ रीपरचेज, दोबारा से करते हैं, इस वेस्टर्न इकोनॉमी इट इज़ द नोन एज द रेट ऑफ डिस्काउंट, वेस्टर्न इकोनॉमी में इसको रेट ऑफ डिस्काउंट कहते हैं, रेपो रेट को। In practice, it is not called an interest rate, but considered a discount on the dated government securities, which are deposited by institution to borrow for the short term. कुछ समय के लिए बोरो करते हैं जी सिक्योरिटीज़ को कुछ बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। When they get their securities released from the RBI, the value of securities is lost by the amount of current repo rate. The call money market
जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट के 8 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में होते हैं, और अनऑर्गेनाइज के भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो मैंने सब पूरा क्लियर कराया है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पूरा मैंने पढ़ाया, ठीक है। आप जाके मेरी पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं, ठीक। और तब उसके बाद हम आए इस पे, बैंकिंग इन इंडिया ऑपरेट्स एट दिस रेट एंड बैंक्स यूज दिस रूट फॉर ओवरनाइट बोरोइंग्स। This rate has direct relation with the interest rate banks charge on the loans by they offer. It affects the operational cost of banks, and the rate was 6.25% in February 2025. In October 2013, the RBI introduced term repos of different tenures, such as to 7, 14, and 28 days, to inject liquidity over a period that is longer than overnight. It has several purposes to serve: signaling of the loan products, और इसके बाद क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, रिजर्व रेपो रेट, एंड मैनी terms used in the banking system or RBI system. We will talk this term tomorrow. Till then, thank you so much. Keep watching my videos and please like, share and subscribe. Thank you.